गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का एडिशन नंबर 6 का चैप्टर नंबर 22, दैट इज़ पार्लियामेंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बताया है पार्लियामेंट जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट का, और ये ऑक्यूपाई करता है प्री एमिनेंट और सेंट्रल पोजीशन इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। और क्यों? बिकॉज ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको वेस्ट मिनिस्टर मोड ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और जो आर्टिकल है 79 का 122 में और पार्ट 5 में कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर, प्रिविलेजेस, पावर्स और सो ऑन ऑफ द पार्लियामेंट। तो याद रखिएगा ये कि आर्टिकल 79 टू 122 इन पार्ट 5। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट है इंडिया का, वो तीन पार्ट्स में कॉन्सिस्ट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है या नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल। और 1954 में जो हिंदी नेम से राज्यसभा और लोकसभा वो अडोप्ट किए गए थे, काउंसिल ऑफ स्टेट ने और हाउस ऑफ पीपल रेस्पेक्टिवली। और जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस बोलते हैं, सेकेंड चैम्बर और हाउस ऑफ एल्डर्स। और लोकसभा है उसको लोअर हाउस, फर्स्ट चैम्बर और पॉपुलर हाउस बोलते हैं। और जो पहला है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को और यूटीज़ को, इंडियन यूनियन की। मतलब जो राज्यसभा है इट रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूटीज़ ऑफ द इंडियन यूनियन, वाइल द लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल। आगे देखते हैं कि दो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो मैं आपको बता रहा था कि वो जो कन्फ्यूज़न रहता है कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया का वो मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का पार्लियामेंट की, और ना ही वो बैठता है पार्लियामेंट के अंदर उसकी मीटिंग अटेंड करने के लिए, फिर भी वो इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। दिस इज बिकॉज अ बिल पास बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट एसेट, कि जब तक प्रेसिडेंट साहब उसको साइन नहीं करते, एसेंट नहीं देते, तब तक वो कानून नहीं बनता है, जो एक्ट नहीं बनता है, बिल ही रह जाता है। और इट ऑल्सो परफॉर्म सर्टेन फंक्शन, जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो और भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं रिलेटिंग टू द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। फॉर एग्जांपल वो हीट समन्स एंड प्रोग बोथ द हाउसेस, वो डिसोल्व भी कर सकते हैं द लोकसभा, एडर्स करते हैं दोनों हाउसेस को, इशू करते हैं ऑर्डिनेंस जब हाउस जो सेशन में नहीं होता, और सो ऑन। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि इस रेस्पेक्ट में जो फ्रेमर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो ब्रिटिश पैटर्न पर रिलाई करते हैं रेदर देन अमेरिकन पैटर्न। इन ब्रिटेन द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ क्राउन, जिसे किंग और क्वीन कहते हैं, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस। बाई कंट्रास्ट इसके अपोजिट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है लेजिस्लेचर का, वेरी इंपॉर्टेंट। और इन यूएसए जो लेजिस्लेचर है जिसको कांग्रेस बोलते हैं, उसमें सीनेट होती है अपर हाउस और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है लोअर हाउस। तो इसको रिवाइज करें कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिलाई है किस पे, ब्रिटिश पैटर्न पे रदर देन अमेरिकन पैटर्न। और ब्रिटेन जो पार्लियामेंट होती है वो क्राउन बोलते हैं उसको, कॉन्सिस्ट ऑफ क्राउन होती है, और जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन होता है। तो एलसी से देख सकते हैं आप, एलसीज में होता है। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है लेजिस्लेचर का। और यूएस के अंदर जो लेजिस्लेचर होता है जिसको कांग्रेस बोल रहे हैं, उसमें सीनेट होती है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो एसआर शाहरुख खान। नाउ द सेकंड पार्ट इसमें देखते हैं। इसमें दिया हुआ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो एम्फोसाइज करती है इंटरडिपेंडेंस लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का। और वी हैव अ प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट लाइक द क्राउन इन पार्लियामेंट इन ब्रिटेन। और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दूसरे ही हाथ पे वो स्ट्रेस करती है सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का, जो हम आर्टिकल ये 50 के अंदर पढ़ेंगे, डीपीएसपी, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। हेंस द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट रिगार्डेड एज द कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट ऑफ द कांग्रेस। ओके, क्योंकि अमेरिका जो है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बिलीव करती है, और वो जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रेस करती है सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का। तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, तो उनको सेपरेटेड किया गया है कांग्रेस से जो कि एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है।
होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द टू हाउसेज। तो फर्स्ट आती है कंपोजिशन राज्यसभा की। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वो 250 फिक्स है, और उसमें से 238 जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के यूटीज़ के, जो इलेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली, और जो 12 हैं वो नॉमिनेटेड किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। और एट प्रेजेंट जो राज्यसभा है उसके 245 मेंबर्स हैं। ऑफ दिस 229 मेंबर जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को, और 4 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं यूटीज़ को, और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और जो फोर्थ शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूटी। और जो चैप्टर है हमारा थर्ड, जो सेलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, उस द एंड में हमने आपको जितने भी शेड्यूल्स हैं किससे रिलेटेड है वो भी वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो आप जब वो वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी रिवीजन हो जाएगा कि ये फोर्थ शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा किसको, टू द स्टेट्स और यूटीज़ को। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स है राज्यसभा में आर इलेक्टेड बाय द, जो रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट्स की राज्यसभा में बाय होते हैं जो इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं जो हमारे एमएलएज होते हैं, और जो इलेक्शन है वो होता है अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जो सीट है अलोकेटेड की जाती है स्टेट्स को राज्यसभा में किस बेसिस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे। हैंस जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल जो उत्तर प्रदेश में उसमें 31 मेंबर हैं कि वो इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और त्रिपुरा है उसमें केवल 1 मेंबर है। हाउएवर यूएसए के अंदर सभी जो स्टेट हैं उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है सीनेट के अंदर, इररिस्पेक्टिव उनकी पॉपुलेशन कुछ भी है। इसलिए यूएसए में 50 स्टेट हैं और सीनेट के 100 मेंबर हैं, 2 फ्रॉम ईच स्टेट। तो मैं ये क्लियर हो गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। तो उसमें रिवीजन कर लेते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट का राज्यसभा में वो इलेक्टेड किया गया बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इलेक्टेड मेंबर से है, और ये किस तरीके से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एसटीवी आप इसको याद कर सकते हैं। और जो सीट अलोकेट हुई स्टेट को इन द राज्यसभा वो किस बेसिस पे होती है, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होती है। तो इसलिए यूपी में की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 31 और त्रिपुरा की ओनली 1। और यूएसए में सभी स्टेट्स का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इसलिए वहाँ पे 15 स्टेट है, 50 स्टेट्स हैं, और उसके सीनेट में 100 मेंबर हैं, 2 फ्रॉम ईच स्टेट। तो आपको यहीं पे याद हो जाना चाहिए, डबल हार्डवर्क आपको बच जाएगा। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज़ देखते हैं। और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ईच यूटीज़ के राज्यसभा में वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस। और ये इलेक्शन जो होता है वो हेल्ड होता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और आउट ऑफ द 9 यूटीज़ केवल जो 3 ही हैं कि जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, जिनके रिप्रेजेंटेटिव हैं राज्यसभा में। और जो पॉपुलेशन है अदर 6 की यूटीज़ की वो इतनी स्मॉल है कि वो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है राज्यसभा में। और जो थर्ड है नॉमिनेटेड मेंबर, तो प्रेसिडेंट है जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है राज्यसभा में फ्रॉम द पीपल हु हैव स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस। AS/SSS इसको याद रखेंगे आप। ये आपको क्यों याद करना चाहिए, क्योंकि आप जब हम अभी स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे तो उसमें एक ऐड हो जाएगा, तो ये हल्का सा डिफरेंस कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। और जो इसके पीछे इसका रीज़न क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनेशन कि एमिनेंट पर्सन को राज्यसभा में प्लेस दिया जाए बिना उन्हें कि इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू जाए। और इट शुड बी नोटेड हियर दैट जो अमेरिकन सेनेट है उसमें कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। अब कंपोजिशन देखते हैं लोकसभा की। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो फिक्स्ड है 552 पे, और आउट ऑफ दिस 503 जो मेंबर हैं वर टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, और जो 20 मेंबर्स हैं आर टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूटी। और दो मेंबर हैं वो नॉमिनेट किए गए प्रेसिडेंट के द्वारा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। और एट प्रेजेंट जो लोकसभा है उसकी 545 554 मेंबर्स हैं
जिसमें से 530 मेंबर जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को, 13 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं यूटीज़ को, और 2 एंग्लो इंडियन मेंबर हैं जो नॉमिनेट किए गए प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसको भी रिवाइज कर लेते हैं कि लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552, उसमें से 530 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, 20 मेंबर जो रिप्रेजेंट करते हैं यूटीज़ को, और जो 2 मेंबर हैं नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। और एट प्रेजेंट जो लोकसभा है उसमें 545 मेंबर हैं, उसमें से 530 मेंबर जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को, और 13 यूटीज़ को, और जो 2 हैं वो एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और जो हम करंट अफेयर के थ्रू अब जाएंगे तो उसमें जो एंग्लो इंडियंस का जो नॉमिनेशन है वो भी हटा दिया गया है। तो आप जब करंट अफेयर पढ़ेंगे वहाँ पे इसको आप अपडेट करते रहिएगा। ये बुक में दिया हुआ है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब फर्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। तो इसमें दिया हुआ कि जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट का लोकसभा में होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द स्टेट। और जो इलेक्शन होता है बेस होता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और एवरी इंडियन सिटीजन हु इज़ अबव 18 years of age and who is not disqualified under the provision of the constitution or any law is eligible to vote at such election। और जो वोटिंग एज है वो रिड्यूस कर दी गई फ्रॉम 21 to 18 years बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। अब ये याद रहेगा आपको, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के लोकसभा में वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज के स्टेट में। और जो इलेक्शन बेस होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो प्रिंसिपल है उसकी बेसिस पे जो 18 years से अबव जो भी इंडियन सिटीज़न है उनको जो राइट्स होते हैं वोट डालने का। और ये वोटिंग रेट जो रिड्यूस हुई थी वो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुई थी। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज़। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एम्पावर किया पार्लियामेंट को कि वो प्रिस्क्राइब करे मैनर ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूटी इन द लोकसभा। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने नेट कर दिया यूटी डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एक्ट 1965, जिससे क्या हुआ कि जो मेंबर हैं लोकसभा का फ्रॉम द यूटीज और ऑल्सो चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। और जो थर्ड पॉइंट है नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। और ये देखेंगे तो आर्टिकल 366 का पार्ट 2 में डिफाइन है एंग्लो इंडियंस। इफ द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्युलेटली रिप्रेजेंटेड इन द लोकसभा, ओरिजिनली दिस प्रोविजन वाज टू ऑपरेट टिल 1960, बट ये 95th अमेंडमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया 2020 तक। अब जो अमेंडमेंट आया 104 उसने इसको भी हटा दिया है। तो आप करंट अफेयर के थ्रू जब इसको अपडेट कर सकते हैं अपने नोट्स में। अब देखते हैं सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा। अब वेरियस एक्सपेक्ट रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा आर एज फ्लोज। तो जो पहला है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो इलेक्शन होल्ड करने के लिए लोकसभा का हर स्टेट को डिवाइड किया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में। इस रेस्पेक्ट में जो 2 प्रोविजंस हैं कि हर स्टेट को ऐसे अलॉट की जाती है नंबर ऑफ सीट कि जो उनका रेशो है that each state is allotted to a number of seat in the Lok Sabha in such a manner that the ratio between the number and its population is same for all state, जो कि 1/4 आता है। आप इसको कैलकुलेट जरूर कीजिए, आपको ये याद रहेगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें दिया हुआ है कि ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन सच अ मैनर डेट द रेशो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो पॉपुलेशन है हर कॉन्स्टिट्यूंसीज की उसमें उल्टा हो गया है। और द नंबर ऑफ सीट अलोकेट टू इट सेम थ्रू आउट द स्टेट की। तो आप दोनों का डिफरेंस जरूर देखिएगा। और इसमें फर्स्ट में एक पॉइंट है हमारा जो मिस हो गया, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि एक मिनट कि जो भी प्रोविंसेस जिसकी पॉपुलेशन कि जो भी स्टेट हैं जिनकी पॉपुलेशन लेस देन 6 मिलियन होगी उनको अप्लाई नहीं है। दिस प्रोविंसेस डज नॉट अप्लाई टू अ स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 6 मिलियन। कि ये प्रोविज़न जो है ये अप्लाई नहीं होगा उन स्टेट्स को जिनकी पॉपुलेशन जो है 6 मिलियन से कम है।
और हर स्टेट है डिवाइडेड है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जो सेकंड पॉइंट है हमारे रेशियो में पी एन एन, एंड फर्स्ट इज एन अपॉन पी। तो पहले का जो होगा कि सभी स्टेट्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी के लिए, दूसरा है थ्रू आउट द स्टेट के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इन ब्रीफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन टू रेस्पेक्ट। पहला, बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स एंड बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द सेम स्टेट, कि डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, और दूसरा सेम स्टेट के अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में। तो जो पहला पॉइंट है उसमें एन अपॉन पी एंड सेकेंड इज पी अपॉन एन। और जो एक्सप्रेशन है पॉपुलेशन का, उसका मीन्स है पॉपुलेशन जो प्रीसीडिंग सेंसस में बताई गई है। अब देखते हैं रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। तो आफ्टर एवरी सेंसस रीएडजस्टमेंट इज टू बी मेड इन द अलोकेशन, किस ए और बी। तो इसमें पहले में क्या है कि allocation of seats in the Lok Sabha to the states, first point. Second, division of each state into territorial constituencies. तो पहले में हो गया allocation करना सीट का लोकसभा के अंदर स्टेट का, और दूसरा डिवीज़न करना स्टेट का, हर स्टेट का टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में। तो पार्लियामेंट ने एम्पावर किया, पावर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को एम्पावर किया हुआ है। तो पार्लियामेंट इज एम्पावर टू डिटरमाइन द अथॉरिटी एंड मैनर इन विच इज टू बी मेड। तो पार्लियामेंट ने इलेक्ट कर दिया डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952 टू 2002 तक चलता रहा। और ये 42nd जो अमेंडमेंट है 1976 का, इसने अलोकेशन फ्रोज कर दिया लोकसभा में, और डिवीज़न ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज का 2000 किस लेवल पे, 1971 लेवल पे। तो एज आप इसको लास्ट में नोट करते रहिए कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप इसमें फंसेंगे नहीं। एक बार आपने नोट करके उसको आप इमेज ले लीजिए और रेपिटेटिव रिवाइज करते रहिए कि जो 42nd अमेंडमेंट है 1976 का, उसने फ्रोज कर दिया लोकेशन ऑफ सीट का लोकसभा में टू द स्टेट्स, और स्टेट का अंदर जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो डिवीज़न है टिल द ईयर 2000 किस लेवल पे, 1971 लेवल पे। और ये बैन है रीएडजस्ट हुआ, वो एक्सटेंड कर दिया गया 25 साल के लिए, कि अप टू ईयर 2026 किससे, बाय 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 विद द सेम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनकरेजिंग पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स। और जो 84th अमेंडिंग एक्ट 2001 का था, उसने भी एम्पावर कर दिया कि द गवर्नमेंट टू अंडरटेक रीएडजस्टमेंट एंड रेशनलाइजेशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर्स ऑफ 1991 सेंसस। तो फर्स्ट देखा हमने 42 जिसने 2000 और 1971 लेवल पे कर दिया था 2000 तक। और ये प्रोविज़न रीएडजस्टमेंट 25 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया 84 ने। और जो 84 का ही था उसने एम्पावर किया गवर्नमेंट को कि वो रीएडजस्टमेंट कर सकती है किस फिगर के बेसिस पे, 1991 के। अब पहले 1971 था, अब 1991 सेंसस आ गया। और इसके 3 साल बाद 2 साल बाद जो अमेंडमेंट आता है 87th अमेंडमेंट, उसने प्रोवाइड किया डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज का किस बेसिस पे, 2001 सेंसस नॉट। तो इसमें फर्स्ट हम स्टार्ट हुए थे 42nd में, जिसने एक्सटेंड कर दिया 2000 तक 1971 लेवल पे। उसके बाद हमारा ये 84th आता है, इसने एक्सटेंड कर दिया 25 साल। फिर हमारा ये 87th आता है, इसने 2001 सेंसस पे कराया, ना कि 1991 सेंसस पे। और ये हाउएवर इट कैन बी डन विदाउट ऑल्टरिंग द नंबर ऑफ सीट अलोकेटेड टू ईच स्टेट इन द लोकसभा। और ये बिना ही कुछ चेंजेस किए, अलोकेट किए, ये काम इन्होंने किया है। तो गाइज़ इस वीडियो को यहीं तक कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एसटी एंड एसटी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं 10M एक्सपर्ट। होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक्स, बाय बाय।